मेरा परिचय है जयराम कुमार महतो। मैं भी आपकी तरह एक साधारण परिवार से, एक किसान परिवार से, एक किसान परिवार का बेटा हूं। और 2 वर्ष पूर्व मैंने एक छात्र मूवमेंट में एंट्री करने का काम किया था। और जब मैंने मीडिया के सामने मैं आया, उनके बीच सभाओं में मैंने अपनी बातों को रखने लगा, तो लोगों के बीच हमारा प्रचार प्रसार होने लगा। लोग मुझे डिमांड करने लगे, मैं उनके बीच जाने लगा। और चूंकि जब लोग मुझे सुनने लगे तो मेरे साथ भी होने लगे। तो लोगों ने मुझे कहा कि अब आप स्टूडेंट लीडर ना होके अगर आप कुछ मुद्दों पर अगर हमारा साथ देंगे तो बेहतर होगा। तो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा आता है जमीन को लेकर, क्योंकि वो माइंस का एरिया है, आप लोग भी जानते हैं। सबसे ज्यादा कोयला हम देते हैं, सबसे ज्यादा खनिज संपदा हम देते हैं, 40% देते हैं, 27% कोयला हम देते हैं। तो उन मुद्दों पर हमारी एंट्री होने लगी, विस्थापन के मुद्दों पर हमारी एंट्री होने लगी। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जब मैं दिल्ली आ रहा था तो कुछ महिलाओं का टीम मेरे पास पहुंचे और उन महिलाओं की टीम ने हमसे कहा कि बाबू अब दिल्ली जा रहे तो सदन में इस बात को उठाइएगा, क्योंकि गांव घर की महिलाएं हैं, उनको उतना आइडिया नहीं कि हम संसद जा रहे कि कहां जा रहे। उनको ये अभी भी मालूम नहीं कि हम चुनाव को हारे हैं। आज भी उनको लगता है कि हम चुनाव संसद है, उनके एमपी हैं। और वो 1942 का डॉक्यूमेंट लेके आए, 1942 का डॉक्यूमेंट लेके आए। ये सिंदरी विधानसभा का मामला है, ये एफसीआई हर्ल का मामला है, जहां 1942 के आसपास उनका जमीन का अधिग्रहण किया गया है। उनको ना आज तक मुआवजा मिला है, ना आज तक नियोजन मिल पाया है। आज भी ये लोग चक्कर काट रहे हैं। तो बिल्कुल धनंजय राव ने बढ़िया बात कहा कि क्षेत्र मुद्दा कुछ नहीं होता है, एक्चुअली नेशनल मुद्दा होता है। जमीन अधिग्रहण का विषय नेशनल है, माइंस का विषय नेशनल है, लेकिन उन विषयों को जो नेशनल इश्यू होते हैं, जो नेशनल का विमर्श होता है, वहां स्थान नहीं मिल पाता है, जिस कारण आज हमारे राज्य की दशा है और हमारा राज्य लगातार उपेक्षित हो रहा है। तो इसलिए आज जब हम लोग पॉलिटिक्स में आए, आप लोगों से सुनते होंगे कि मैंने कई दर्जन जूते घिस जाते हैं जब उनको एक पार्षद का चुनाव लड़ने का ऑफर मिलता है किसी पार्टी से। और आप विश्वास कीजिए, हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी 1 साल नहीं हुआ, 18 जून आएगा तब हम लोग का 1 साल होगा कि हम लोगों ने घोषणा किया था चुनाव लड़ेंगे। यानी 1 साल के कम समय में हम लोग चुनाव लड़े और बाकायदा हम लोग 8 लाख वोट लेके आए, 8 लाख। और जिस सीट से हम गिरिडीह से लड़े थे 3,47,000 वोट लेके आए, अभी इंडिपेंडेंट, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये मैं भारत की बात नहीं करूंगा, लेकिन झारखंड के इतिहास में ये फर्स्ट अवसर, ये पहला अवसर है कि कोई लड़का 1 साल के दरमियान चुनाव लड़ता है और पहले प्रयास में 3.5 लाख वोट लेके आता है। 27-27.5%। जो दूसरे स्थान पर थे उनका 29 था, जो पहले पायदान पे थे उनका 34 या 35 था। तो ये कहीं ना कहीं हुआ, हम लोगों ने क्लियर कट बात किया, हम लोगों ने टू द पॉइंट बात किया, उन समस्याओं को निराकरण करने पर बात किया, इसलिए लोगों का हमने भरोसा जीता। और बिल्कुल जब ये देश का चुनाव था तो लोग देश स्तर की बातें करते थे, कई न्यूज़पेपर और चैनल इस बात को भी लिखते थे कि राम के नाम के आगे कब तक टिकेंगे जयराम। और जब हमसे सवाल होता था कि आप कब तक इनका मुकाबला करेंगे, हमने कहा कि देखिए हमारी लड़ाई रोटी की है, हमारी लड़ाई विस्थापन की है, हमारी लड़ाई पलायन की है। और जब तक ये विषय, ये रोटी और पेट की आग का विषय सबसे ऊपर रहेगा, तब तक हम लोग इस चुनाव में रहेंगे। और लिहाजा चुनाव में हम लोग रहें। और चुनाव में हम लोग का पिछड़ने का कारण यही था, जो दुनिया जानती है कि 3-3.5 लाख वोट एनडीए के रहते हैं साइलेंट, और 3.5 लाख वोट ठीक उसके अपोनेंट के रहते हैं कि जो उसको हरा पाएगा। वो अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं, एनडीए का भी प्रत्याशी हो अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं, उसकी विचारधारा कैसी हो, वो आपराधिक मामला हो, वो अच्छा है कि नहीं, कोई मामला नहीं, दोनों का 3.5 लाख साइलेंट वोटर होता है। उस भीड़ में एंट्री करना, और हम लोग अपने आप को पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ था वो भी अभी नहीं हुआ है, हमारा ना पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना हमें अभी सिंबल अलॉटमेंट हुआ है। तो इसलिए ये चीजें हम लोग इसलिए हासिल कर पाए कि राज्यवासियों को हम लोगों ने एक विश्वास दिलाया कि आपके नेता जब चुन के जाएंगे, आपके वोट से चुन के जाएंगे, तो आपके जैसे होंगे। जैसे जब हम स्कूल डेमोक्रेसी के जो स्कूल में जब मेरा राउंड टेबल था, तो हमारे कुछ साथी आए जो दिल्ली में रहते हैं, इंजीनियर काम करते हैं, अच्छी सैलरी, आके हम ट्रोजर में थे और टी शर्ट में थे, आके हमें एक शर्ट लेकर आए, जींस लेकर आए, बोला नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। हम बोले नहीं, हम जनता के लीडर हैं, मेरी जनता जो एफोर्ड कर पाएगी हम उसी ड्रेस में आएंगे, अगर एंट्री नहीं मिलेगा हम झारखंड वापस चले जाएंगे, लेकिन हम अपने व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। तो जनता को हम लोगों ने ये संदेश दिया कि आपका वोट है, क्योंकि जो तारीख थी वो 25 मई का तारीख था, 44 डिग्री का टेम्परेचर था, आप झुलसते हुए वोट देंगे और जो आपके बीच चुनाव जीत के जाएगा, अगर वो एसी के कमरे में जाके धाक से बैठेगा तो आपका लीडर नहीं है। तो इसलिए आप अगर हम चुन रहे हैं तो आप विश्वास जताइए, हम आपके जैसे हैं और आपके जैसे बन के रहेंगे। और आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि 2200 बूथ आता है, उसमें हम लोगों ने मात्र 1200 से 1400 बूथ में एजेंट रखा था। 1000 बूथ में हमारा एजेंट भी नहीं था। 1 रुपया हम लोगों ने बूथ खर्च के नाम पर किसी को नहीं दिया था
कि 1 रुपया आप बूथ खर्च के नाम पे ले लीजिए, कुछ भी हम लोग नहीं दिए थे। बस हमने इतना कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो अपनी 75% सैलरी जनता को डोनेट कर देंगे। हमने ये कहा था कि अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो बाकी जो नेता हैं वो क्या करते हैं, पहले चुनाव जीतते हैं और सबसे पहले अपना जमीन लेते हैं। और मेरा भी मानना है कि आज के दौर में इंसान की सबसे अहम संपत्ति जमीन का टुकड़ा होता है, क्योंकि एक इंजीनियर गारंटी नहीं लेगा कि उसका बेटा इंजीनियर बनेगा। आज जो भाई लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, जो बहन लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, वो भी गारंटी नहीं लेगी उनका बच्चा जेएनयू में ही पढ़ेगा। जो डॉक्टर है वो गारंटी नहीं लेगा कि उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन एक किसान गारंटी लेगा कि उसके पास खेत सलामत रहेगा तो उसका बेटा खेती करके जीविका उपार्जन कर लेगा। तो इसलिए मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग अपने क्षेत्र के बाहर कहीं एक इंच जमीन नहीं लेंगे। आज हमारे झारखंड या फिर बाकी जो स्टेट के लीडर है, आप भी देखते होंगे, ये फार्म हाउस इनका है, यहाँ से इतना दूरी तक 100 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक यहाँ इनका साम्राज्य है। तो हमने जनता को यह विश्वास दिलाया कि हम अगर आपके लीडर हैं तो हमारा सारा चीज दिनचर्या आपके जैसा होना चाहिए। हम आपसे अलग कैसे हो सकते हैं? अगर हम में आपसे अलग जरा सा भी क्वालिटी है तो फिर आप अपना वोट हमें मत दीजिएगा, हम आपके लीडर नहीं हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक झारखंड की धरती से एक सुंदर मैसेज आया है और उस मैसेज को हम लोग 4-5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है वहां हम लोग लेकर जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो पैसे का बात आता है, जो हमेशा चैलेंज रहता है पॉलिटिक्स में, वो चैलेंज हमारे झारखंड में नहीं दिखा। और अभी भी हमें लगता है कि अगर हम गांव में जाएंगे तो किसी गांव में महिलाएं चावल इकट्ठा करके रख दी हैं, किसी गांव में वह आलू प्याज की सब्जियां इकट्ठा करके रख दी हैं। और मुझे लगता है अगर आज उन सब्जियों को बाजार में बेचकर हम लोग एकत्रित करेंगे तो शायद 10 से 15 लाख रुपए आ जाएंगे। यानी विधानसभा की तैयारी हमारी अभी से हो चुकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जनता को विश्वास में कैसे लेते हैं, क्या आप उनके विश्वासों में ढल पाते हैं कि नहीं। और हम लोग पूरा 2 साल जो हम लोग का बीता वो उनके विश्वासों को हमने जीतने का काम किया। आज हम लोग जब चुनाव था लगभग 4 बजे 5 बजे सुबह तक हम लोग सभाएं करते थे, 7 बजे उठ के फिर चले जाते थे। और हम लोग इस प्रकार से अपना स्ट्रगल किए कि जनता को लगा कि हाँ ये बच्चे झूठ नहीं कह रहे हैं, जो ये बच्चे हमारे बीच आए हैं ये बदलने वाले लोगों में से नहीं। और निसंदेह हमें जब हम लोग अपना ग्रोथ होने लगा तो दोनों राजनीतिक दलों ने हमें ऑफर किया, इंडिया गठबंधन ने भी और एनडीए गठबंधन ने भी, कि आप हमारी टिकट से ही लोकसभा का चुनाव लड़िए अगर आपको लड़ना ही है। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि देखिए आप दिल्ली में बैठ के झारखंड को नहीं देख सकते हैं, आप दिल्ली में बैठकर हमारे झारखंड को नहीं देख सकते हैं। तो हम झारखंड की आइडेंटिटी के साथ आपके दिल्ली में प्रवेश करेंगे और दिल्ली में बैठकर आपसे सवाल करेंगे कि हमने 40% आपको खनिज दिया, बदले में आपने 40 मिनट का मीटिंग झारखंड के पीयू ने किया। तो आज इसीलिए उनको हम लोगों ने दरकिनार किया, उन राजनीतिक दलों को दरकिनार किया कि हम लोग जैसा भी होगा, क्योंकि हमारी जो ये राजनीति है वो चुनाव के हार जीत से ऊपर है, चुनाव की हार जीत से बियॉन्ड की हम लोग राजनीति करने जा रहे हैं। हम लोग जहां से छोड़ के जाएंगे हमारी आने वाली पीढ़ी उसको वहां से स्टार्ट करेगी। लेकिन आज अगर हम लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करेंगे, आज अगर हम लोग अपने उद्देश्यों से समझौता करेंगे तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी के पास जनता के बीच खड़ा होने का अवसर नहीं मिल पाएगा, वो जनता उन पर विश्वास नहीं कर पाएगी। तो हम लोगों ने प्राथमिकता दिया जनता के विश्वास को, हमने प्राथमिकता दिया कि जनता ने जो हम पर भरोसा जताया है वो जिंदा रहे। तो कुल मिलाकर ये लोकसभा का चुनाव काफी हम लोग के लिए एक सीखने के लायक रहा और झारखंड की राजनीति में एक बदलाव का संकेत भी देकर गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि विधानसभा का जब चुनाव होगा हम लोग बेहतर करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं झारखंड के विषय में। देखिए झारखंड जो है उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि झारखंड का असल अर्थ क्या है। झाड़ का मतलब होता है जंगल और खंड मतलब होता है जमीन। तो अगर हमारे राज्य को अगर देखा जाए और अगर हमारे राज्य को सुरक्षित किया जाए तो बस उसके नाम को सुरक्षित किया जाए, झाड़ यानी जंगलों को। अगर हमारे जंगल सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे जंगलों का अवैध कटाई नहीं होगा, उद्योगपतियों के हाथों में हमारे जंगलों का बेचा नहीं जाएगा, तो हमारा झारखंड बहुत सुंदर है। और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। मैंने बार बार कहा, क्योंकि हम लोग माइंस के एरिया से आते हैं तो जाहिर सी बात है योजनाएं परियोजनाएं वहां जाएंगी, सरकार की नीतियां वहां तक पहुंचेंगी। लेकिन हमने बार बार इस बात का दलील दिया कि जो भी अगर आप कोई योजना लेके आते हैं, अगर उस योजना के लिए आपको किसानों की जमीन लेनी पड़ती है तो आप कम से कम एक बेहतर पॉलिसी बना के जाइए, एक बेहतर विस्थापन की नीति बना के जाइए। अब बताइए 1942 में विस्थापित हुए आज तक उनको न्याय नहीं मिला है, 1958 में विस्थापित हुए उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। तो फिर हमें तो कभी कभी सवाल मन में एक सवाल आता है कि वास्तव में ये लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है। या फिर जो भगत सिंह चिंता जताते थे कि हम आजादी तो अंग्रेजों से छीन लेंगे लेकिन ये आजादी भारत देश के ही 10% भूरों के हाथों में लटक के रह जाएगी, आज वो उनका जो विचार था, उनकी जो सोच थी, आज चरितार्थ हो रही है। आज 1942 का अगर मामला अटका हुआ है, आज हम लोग अपनी जमीन देने के बाद भी, हमारा गांव का गांव उजड़ने के बाद भी आज अगर हम लोग न्याय के लिए दर बदर ठोकरे खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल होता है। तो इसलिए आज
हम लोगों ने ये दलील दिया पूरे राज्य के सामने जाकर कि यदि हमारी जमीन किसी माइंस के लिए ली जाती है, किसी नए उद्योग के लिए ली जाती है, तो वहां एक बेहतर विस्थापन नीति बने। और पहला ये हो प्रयास कि अगर उद्योग की स्थापना हो तो ऐसे जगह पर हो जहां फसलें ना उगाई जाती हो। तो कुल मिलाकर ये झारखंड की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष करते करते आज कई पीढ़ी बीत चुके हैं। आज हमारे दादाजी अपने नेक्स्ट पीढ़ी को विरासत में आंदोलन देकर गए, वो पीढ़ी हमें विरासत में आंदोलन देके जा रही है। ये झारखंड की परिस्थितियां हैं। तो इसलिए इसका समाधान निसंदेह उस सदन में है। उस सदन में जो लोग बैठे हैं उनके कलम में है, लेकिन उनकी चाहत क्या है, वो चाहते क्या है। अगर उनमें सामाजिक न्याय है, अगर उनमें सामाजिक समरसता है, तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान करने में पल भर की देरी नहीं लगेगी। लेकिन वे लोग चाहते हैं कि लोग हास्य में रहें, उनकी जय जयकार करें, उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, तो शायद ये प्रयास भी ना करें। नहीं तो आज 70 साल नहीं बीत जाते। इसलिए मैं आपको एक ताज्जुब की बात बताना चाहूंगा। आज सेव की बात कही जाए तो सेव आपका कश्मीर में मिलता है, लेकिन जब कश्मीर का सेव हमारे झारखंड में जाता है तो ऑटोमेटिकली रेट में अंतर आता है। अगर कश्मीर का सेव आपके दिल्ली में भी आएगा तो रेट में अंतर आएगा। ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में आपका नारियल पाया जाता है। जो रेट दक्षिण भारत के नारियल का दक्षिण भारत में, वो रेट दिल्ली में नहीं है, लेकिन हमारा कोयला का रेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही। अब क्यों है मुझे आइडिया नहीं। यानी हमारे राज्य के साथ इस प्रकार का शोषण दोहन है जिस व्यथा को हम लोग सदन में रखना चाहते थे, इसलिए लोकसभा का चुनाव लड़े थे। लेकिन अवसर इस बार नहीं मिला है। जब अवसर मिलेगा अपने राज्य की व्यथा को वहां तक जरूर पहुंचाएंगे और उसका समाधान लेके आएंगे। आज हम लोग लगभग 27% कोयला अकेले देते हैं। प्रमुख 8 यूनिट हैं कोयला के, शायद 2 सब्सिडी टाइप के हैं। प्रमुख 8 यूनिट हैं कोयला के, जैसे जानकारी है, बीच का मैं अध्ययन नहीं किया हूं। उनमें 4 यूनिट हमारे झारखंड में है, लेकिन कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। हमें कलकत्ता से कोई आपत्ति नहीं है, न कलकत्ता के लोगों से है। मेरा यह तर्क है कि जमीन हमारी गई, एक नहीं, एक कोयला की परियोजना में 100 गांव उजाड़े और गांव के अंदर से आग निकलती है। उस आग के बाद न जाने कई प्रकार के ऐसे गैसेस निकलते हैं जिससे हमें महामारियों के रूप में सामना करना पड़ता है। हम गांव से बेदखल हो गए, अपनी जमीन से बेदखल हो गए, हम अपने पूर्वजों की संपत्ति धान और गेहूं से बेदखल हो गए। तो मेरा मानना है जब बेदखल हमारा हुआ है, उस जमीन के नीचे कत्लेआम हमारा हुआ है, तो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता न हो कि हमारे झारखंड के धनबाद बोकारो में होता, तो हमारी समस्याओं का समाधान त्वरित होता। हम समस्याओं का समाधान लेके वहां पहुंचते। तो मतलब कह सकते हैं झारखंड यही नहीं। और चूंकि हम लोग मान के चलिए कि स्टूडेंट है, तो हो सके आपके बीच जब हम अपनी बातों को रख रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि हम केवल सुना रहे हैं। जी नहीं, हमारी कुछ दिन पूर्व बात एक नागपुर में कार्यरत डायरेक्टर से हो रही थी, जो खनन के डायरेक्टर है। उन्होंने भी इसी बात का तर्क दिया कि पता नहीं यार झारखंड के साथ ऐसा क्यों होता है। हम लोग महाराष्ट्र में WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के तहत 75 लोगों को नौकरी देने का काम किया, फिर उनका जमीन अधिग्रहण किए। लेकिन हमारे यहाँ पहले जमीन माने ताकत से लिया जाता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। झारखंड में आप उसी शासन को देख सकते हैं अगर आप करीब से देखना चाहते हैं तो। प्रशासन की टीम आएगी। मैंने तो कई अवसरों पर कभी धरना में मैं गया तो वहां मैंने बाकायदा SP से सवाल भी किया कि सर मुझे आपके कृत्य को देखकर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ही है। मैंने ये पूछा कि हम कंपनी से अपना आंदोलन करने आए हैं, हम कंपनी से अपनी मांग रखने आए हैं, तो आप चारों तरफ घेर के हमें खड़े हैं, लाठी लेकर खड़े हैं कि अगर हम लोग कुछ करेंगे तो लाठी चार्ज करेंगे। क्यों? तो उन्होंने कहा कि कंपनियां हमें टैक्स देती है। तो हमने एक सवाल किया, हमारा किसान का खेत भी तो टैक्स देता है, अगर हमारे खेतों में हाथी आता है आप कभी घेर के खड़े नहीं होते हैं, तो इसका क्या अर्थ है जरा बताइए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, जो कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, आप कंपनियों में तालाबंदी करने के लिए आए हैं, आप कंपनियों में घेराबंदी करने के लिए आए हैं, तो भैया उससे क्या होता, काम ठप होगा और बड़ा नुकसान होगा राजस्व का। ये कंपनियां टैक्स देती हैं जिससे देश चलता है। तो हमने एक मामूली सवाल किया कि हमारा खेत भी टैक्स देता है, हम भी मालगुजारी कटाते हैं, रसीद कटाते हैं, तो जब मेरे खेत में कोई जंगली सुअर आ जाता है, मेरे खेत में जब कोई जंगली हाथी आ जाता है, तब SP साहब आप कहे नहीं आते पुलिस का दल बल लेके, तो हम कैसे मानेंगे ये गांधी का देश है भैया। हम क्यों ना कहे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन आज भी इनडायरेक्ट रूप से चल रहा है। चंद मुट्ठी भर लोग इस देश की सत्ता में कायम है और वे अपने अनुसार इस देश की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये समस्याएं आज झारखंड की धीरे धीरे विकराल हो रही हैं। आज अगर उन समस्याओं पर कोई नजर नहीं दौड़ाएगा तो बहुत माने विकराल दृश्य सामने आएगा। हमारे वहां एक जादू घोड़ा आता है, उसे आप जनरल नॉलेज में शायद पढ़े होंगे, यूरेनियम का वहां खनन किया जाता है। वहां का 2008 का एक बेहतरीन मैंने एक वहां सर्वे आया था जिसमें स्पष्ट है कि वहां लगभग 47% महिलाएं ऐसी हैं जो मैंने गर्भ धारण नहीं कर पाती है, फिर भी खनन का कार्य जारी है। तो यही बार बार हम कह रहे हैं कि आप विस्थापन पॉलिसी लेके आइए। अगर आपको खनन करना है तो आप उस प्लेस को चिन्हित कीजिए जहां आपको खनन करना है,
और बकायदा उस गांव को कम से कम 5 किलोमीटर दूर बसाइए। ये तो आपको करना होगा। अगर आप जमीन के बदले जमीन उसको नहीं देंगे तो वो रहेगा कहां? क्योंकि आप जिस दर से जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं उस दर से वो नया जमीन नहीं खरीद पाएगा। 3 लाख 4 लाख में आप एकड़ जमीन खरीद ले रहे हैं, वो अगर मार्केट में जाएगा तो डिसमिल का दाम 1 लाख रुपया है। तो वहां लगभग 47% महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भधारण ही नहीं कर पाती। उसके बाद भी एक ट्रेजेडी क्या होती है कि उस यूरेनियम को खनन करने के बाद वो फिल्टर करने के हैदराबाद लेके आते हैं। बकायदा हैदराबाद में बड़ी अच्छी तरीके से उसको फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद जो उसका बेहतरीन मटेरियल बचता है उसको प्रयोगशाला में भेजा जाता है, और जो कचरा बचता है जिससे माने कुछ बीमारी फैलने की आशंका होगी उसे फिर झारखंड डिपोर्ट किया जाता है। तो ये एक ऐसा नहीं हुआ कि हमने केला दिल्ली में खरीदा, उस केले को लेकर माने चले गए नोएडा में बैठ के केले को खाएं और फिर रिटर्न छिलके को दिल्ली को सौंपने आए हैं। कितना हास्यपद है। तो ये स्थितियां हमारे राज्य के साथ है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि माने जब देश का विचार विमर्श होता है वहां इन विषयों को स्थान नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही था कि अगर हम लोग चुनाव को जीत के जाएंगे तो जो इशू झारखंड के हैं उनको देश के पटल पे रखा जाएगा। जो देश का विचार विमर्श का थिंक टैंक बैठेगा वहां अपनी बातों को हम लोग पहुंचा सकें। और पता नहीं दुर्भाग्य कहिए या फिर क्या कारण है कि आज भी जो हमारे झारखंड से उठकर जो लीडर आते हैं बोल्डली उन बातों को रख नहीं पाते हैं। क्योंकि जब मैंने कंपनियों पे सवाल खड़ा किया, मैंने तो कई अवसर पर टाटा पे भी सवाल खड़ा किया है, नो डाउट दुनिया में उनका बहुत नाम है, लेकिन जिन्होंने जमीन दिया है उनके सामने उनका कोई नाम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं झारखंड से आता हूं और टाटा जमशेदपुर बकायदा टाटा के नाम से प्रसिद्ध है। आप वहां का जो धरातल का रिपोर्ट जानना चाहेंगे तो झारखंड जा सकते हैं। उस नकारात्मक नजरिए को हम लोग बदलने के लिए एक सार्थक प्रयास करने के लिए घर से निकले हैं। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना है झारखंड की मिट्टी हमेशा आंदोलन की धरती रही है और हमेशा आंदोलन से उसका सामना रहा है। अंग्रेजों का भी हमने जब अंग्रेज आधुनिक तोपों के साथ आते थे हम लोग पौराणिक तीरों के साथ उनका मुकाबला करते थे। हम उस मिट्टी के उन लोगों के वंशज हैं। अतः जब तक हम लोग की सांसें हैं, जब तक हमारी जुबां है, जब तक हम लोग हैं, अपने झारखंड के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर हम लोग बोलेंगे, उस पर आंदोलन करेंगे और उन विषयों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि उसका कहीं से समाधान निकले। आज एक राइटर है, उनका नाम है ज्योतिलाल महतो, जो पुरुलिया से संबंधित है। उन्होंने एक बड़ी मार्मिक लाइन लिखी अपने एक किताब में, झारखंड के विस्थापितों का दर्द, कि हम लड़ते लड़ते अशांत हो चुके हैं, कि हम लड़ते लड़ते अशांत हो चुके हैं, अब हमें छोड़ दिया जाए। ये लाइन वो कह रहे हैं उन तमाम उद्यमियों से, ये लाइन उनसे कह रहे हैं कि जो सत्ता के गलियारों में रह के हमारा दोहन करते हैं। बड़ा मार्मिक लाइन लिखा है कि हम लड़ते लड़ते, हम 150 सालों से 2 सालों से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते हम थक चुके हैं, अब हमें शांत रहने दिया जाए। हमें दामोदर की नदियों के किनारे, हमें स्वर्ण रेखा नदियों के किनारे शांत रहने दिया जाए। हम अपने खेतों के सहारे, खेत खलिहानों के सहारे, इन बहते हुए नदी के धारों के साथ जीना चाहते हैं। अब हमें शांत रहने दिया जाए, हम अब लड़ना नहीं चाहते।